हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 29 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपकी इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय डाक विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अपने पायलट परियोजना के तहत, किस परियोजना के तहत, पायलट परियोजना के तहत पहली बार ड्रोन से डाक पहुंचाया, और डाक विभाग ने इसका ट्रायल गुजरात के कच्छ में किया। गुजरात के कच्छ में इसका ट्रायल किया डाक विभाग ने। और भारतीय डाक ने देश में पहली बार ड्रोन से डाक पार्सल की डिलीवरी की है, और यह डिलीवरी गुजरात के कच्छ में की गई। देखिए, ड्रोन ने 25 मिनट समय में 47 किलोमीटर दूर पार्सल पहुंचाया है। बिना किसी परेशानी के ड्रोन के जरिए 2 केजी का डाक पार्सल डिलीवर किया गया। और अब तक ड्रोन का इस्तेमाल केवल फोटोग्राफी के लिए किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, अब तक ड्रोन का इस्तेमाल किस में किया जाता था? फोटोग्राफी में किया जाता था। लेकिन अब इसका जो इस्तेमाल है वो डाक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, हाल ही में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, और कहाँ पर ये किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलोल गुजरात में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इफ्को के कलोल गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में इफ्को के कलोल गुजरात में दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो करंट से रिलेट करके आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य, इस संयंत्र को लगाने का उद्देश्य क्या है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना इसका उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में आयोजित एक समारोह में इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। देखिए, 175 करोड़ की लागत से बना है यह संयंत्र। और अल्ट्रा मॉडर्न नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट जो है, ये कितने करोड़ की लागत से बना है? 175 करोड़ की लागत से बना है अल्ट्रा मॉडर्न नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट। और इस प्लांट से रोजाना 500 मिलीलीटर, रोजाना इससे 500 मिलीलीटर की 1.5 बोतलों का उत्पादन होगा। 1.5 बोतलों का इसका उत्पादन होगा। कितने ml की? 500 ml की
1.5 बोतलों का इससे उत्पादन होगा और देश में खाद्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। और नैनो यूरिया लिक्विड की आधा लीटर बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व देता है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? गुजरात राज्य के कलोल गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है? तो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, केरल राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, यह आदेश क्यों दिया है राज्य सरकार ने, केरल राज्य सरकार ने यह आदेश क्यों दिया है? देखिए, केरल राज्य सरकार द्वारा यह जो आदेश है वो फसलों को नष्ट करने वाले जो जंगली सुअर है उनको मारने के लिए यह आदेश दिया है। तो स्थानीय निकायों को यह आदेश दिया गया है, जंगली सुअर जो कि फसलों को नष्ट करते हैं या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको मारने का आदेश दे दिया गया है। अगला देखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर था? तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात करें तो भारत इसमें किस स्थान पर? 101वें स्थान पर है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको वैश्विक भूखमरी सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, यह आयरलैंड तथा जर्मनी, आयरलैंड और जर्मनी के संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है और अक्टूबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया और इस रैंकिंग में 116 देशों को शामिल किया गया था। इस रैंकिंग में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितने देशों को? 116 देशों को शामिल किया गया था और 116 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? 101 रैंकिंग थी भारत की, 101वें स्थान पर था भारत। इससे पहले वर्ष 2020 की बात करें, वर्ष 2020 में पूछ लिया जाए आपसे कि 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग इसमें 94वें स्थान पर थी। 94 रैंकिंग थी भारत की वर्ष 2020 में और 2021 में कितनी थी? 101। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पालघाट जो दर्रा है वो किन राज्यों को जोड़ता है इनमें से? तो देखिएगा, पालघाट जो दर्रा है वो किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, केरल व तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है पालघाट दर्रा। देखिए, पालघाट दर्रा जो है ये भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है। कहाँ पर स्थित है ये? भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल को पालक्काड़ केरल में पालक्काड़ से ये जोड़ता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पालक्काड़ से जोड़ता है कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। और इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 140 मीटर और चौड़ाई इसकी 24 से लेकर 30 किलोमीटर है और यह उत्तर के नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। कौन सा दर्रा? आपका पालघाट दर्रा। और ये केरल और तमिलनाडु राज्यों। अगला देखिएगा, वर्ष 2021 के अनुसार विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021, 20 और 2022 तीन जो ईयर हैं उनके आपको करंट ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, 2021 के अनुसार बात करें तो विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओवरऑल जो भारत की जो हिस्सेदारी है मछलियों के उत्पादन में वो कितनी है? 6.6 से लेकर 6.7%। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यदि वर्ल्ड में
100%, ध्यान दीजिएगा, 100%, यदि वर्ल्ड में 100% मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है तो इसका भारत 6.6 से लेकर 6.7% तक मछलियों का उत्पादन करता है। और भारत में पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है ये है तमिलनाडु राज्य, और सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तमिलनाडु राज्य। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर मछलियों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, गुजरात राज्य। पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है आपके किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इंपॉर्टेंट ये सीरीज बनाने की कोशिश की गई है हमारे साथ। सेशन पसंद आ रहा है आपको, लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली ही आपको ये सीरीज़ मिल जा रही है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। और जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है, अभी तक आपको 28 सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई है। जिन लोगों ने 28 सीरीज़ को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपका फॉरेस्ट गार्ड 2022 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। बाकी जो सीरीज़ है उनको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग था। यह राष्ट्रीय उद्यान पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सिंधी मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1440.705 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से हसदेव, गोपद एवं अरपा नदी बहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है आपको पता रहना चाहिए। कौन कौन सी नदी, एक है आपकी हसदेव नदी, दूसरी है गोपद नदी, तीसरी है अरपा नदी। तो 3 नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका गठन वर्ष 1967 में इसका जो गठन है एक रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और देखिए भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की मेंबरशिप कब मिली, पूछा जा सकता है कि भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की मेंबरशिप किस वर्ष मिली। तो वर्ष 1975 ईस्वी में भारत इसका मेंबर बना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। साथ ही साथ आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वाकई जिन लोगों को, जो मेहनती लोग हैं और जिनको ज़रूरत होती है इन ऐसी क्लासेस की, तो उन लोगों तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाइएगा आप सभी लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा सॉरी। और इस सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। अगला देखिएगा, मद महेश्वर मंदिर किस शिखर पर स्थित है। देखिए मद महेश्वर मंदिर ये स्थित है आपके किस शिखर पर, चौखंबा शिखर पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मद महेश्वर मंदिर, इसकी बात करें तो ये किस जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है मद महेश्वर मंदिर।
और इसको द्वितीय केदार भी कहा जाता है। द्वितीय केदार, पंच केदारों में ये द्वितीय केदार है। यह मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है और किस शैली में निर्मित किया गया है यह मंदिर, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए, इतने क्वेश्चन भी आप कहाँ कमेंट करेंगे मैं बता देती हूँ। इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली है, पांडव शैली में, पांडव शैली में इस मंदिर को निर्मित किया गया है और इस मंदिर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। भगवान शिव के नाभि की पूजा इस मंदिर में होती है। अगला देखिएगा, हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी संगठन, समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष किया। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जो हैं इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया किस वर्ष, वर्ष 1979 में। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1979 में किया। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा, इनके जन्म की अगर बात की जाए तो वर्ष 1919 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल के, ध्यान दीजिएगा, पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में, किस गांव में, बुधानी गांव में इनका जन्म हुआ और इन्हें गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। चंद्र भानु गुप्त जो थे, तो चंद्र भानु गुप्त जी द्वारा इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, नटवर लाल की। पूछा जा सकता है कि बताइए नटवर लाल की उपाधि हेमवती नंदन बहुगुणा को किसने दी, या चंद्रभानु गुप्त जी ने नटवर लाल की उपाधि किसे दी गई, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रभानु गुप्त जी के द्वारा नटवर लाल की उपाधि किसे दी गई, तो आपको पता रहना चाहिए किसे, हेमवती नंदन बहुगुणा को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में घंटाघर की नींव किस वर्ष रखी गई। देखिए, देहरादून में घंटाघर जो है इसकी नींव रखी गई थी किस वर्ष, वर्ष 1948 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, देहरादून में घंटाघर की जो नींव है वो 24 जुलाई 1948 में रखी गई और इसकी नींव किसके द्वारा, तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी थी। सरोजिनी नायडू जो कि तत्कालीन राज्यपाल थी, तो इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। और घंटाघर के उद्घाटन की बात करें तो वर्ष 1953 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी ऊंचाई की बात करें, देहरादून घंटाघर की ऊंचाई की, तो 85 मीटर, 85 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है। देखिए, गढ़वाल का अशोक कहा जाता है किसको, अजय पाल को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अजय पाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा था, 37वां शासक था गढ़वाल के परमार वंश का अजय पाल। और कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1490 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। कार्यकाल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप कोई भी आयोग क्वेश्चन पुटअप करें तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका कार्यकाल 1490 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक रहा। और अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ कब बनाई, 1512 ईस्वी में देवलगढ़ बनाई। और इसने 1517 ईस्वी को राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, श्रीनगर स्थानांतरित की गई थी। पूछा जा सकता है कि बताइए पंवार राजवंश की जो राजधानी थी वो देवलगढ़ से श्रीनगर किसने स्थानांतरित की या कब स्थानांतरित की। तो आपको ध्यान में रखना है दोनों ही पॉइंट। एक तो देवलगढ़ से राजधानी कहाँ पर श्रीनगर स्थानांतरित की गई, कब की गई, 1517 ईस्वी में श्रीनगर स्थानांतरित की गई राजधानी देवलगढ़ से। और देवलगढ़ जो राजधानी है वो कब बनाई गई अजय पाल के द्वारा, तो 1512 ईस्वी में अजय पाल ने देवलगढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी। और अजय पाल को गढ़वाल का कृष्ण भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत
किस वर्ष की गई थी? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी शुरुआत की गई थी किस वर्ष की गई थी? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ये 7 अप्रैल 1973 को हुई और इसके अंतर्गत आरंभ में कितने बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे? 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। और आज इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिएगा, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए कुमाऊं का जो चाणक्य है वो किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है और इन्हें कुमाऊं का शिवाजी भी इन्हीं को ही कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें विभीषण की संज्ञा दी है। और हर्षदेव जोशी, इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? शिवदेव जोशी इनके पिता का नाम था और इन्हें कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए जाते हैं आप सभी को, तो आपको इनको नोट कर लेने हैं ताकि आयोग के द्वारा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप करेक्ट करके आएँ। एक एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, नोट्स बनाते रहें। साथ ही साथ आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, डेली आपको मिलती है रात को 8 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार देते रहें आप सभी लोग स्टडी विद एम को। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये क्लास कैसी लगती है आप एंड में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। मुझे भी ये सीरीज़ को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। देखिए क्वेश्चन एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, साथ ही साथ पॉइंट भी आपको यहाँ पे डिस्कस कराए जा रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन से आपके लगभग 4 से 5 पॉइंट कवर होते चलें। तो देखिए मात्र 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी से थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं कि आप सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी आपके पहचान के लोग हैं वहाँ तक इस सीरीज़ को आप सभी लोग पहुँचाइएगा। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो कब इसकी स्थापना की गई थी? वर्ष 1988 ईस्वी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए फरवरी 1989 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार संभाला था। और टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है ये योजना आयोग के द्वारा कब दी गई? वर्ष 1972 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति दी गई। और यह परियोजना किस नदी के संगम पर बना है? भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध जो है ये एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस बांध का जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था? जेम्स ब्रून ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, जेम्स ब्रून के द्वारा इस बांध का डिज़ाइन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? देखिए मनोहर श्याम जोशी जो हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2006 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मनोहर श्याम जोशी। इनके जन्म की बात की जाए तो वर्ष 1935 ईस्वी को अजमेर मेहुआ में इनका जन्म हुआ। और ये मूल रूप से कहाँ के थे? मूल रूप से ये अल्मोड़ा के थे।
अल्मोड़ा जनपद के ये थे मनोहर श्याम जोशी मूल रूप से। और वर्ष 1982 ईस्वी में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। मनोहर श्याम जोशी को वर्ष 2006 में किस उपन्यास के लिए, क्याप नामक उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है, उपन्यास भी आपको ध्यान में रखना है कौन सा उपन्यास है, तो ये क्याप नाम का उपन्यास है जिसके लिए इनको वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्याप, इसके अलावा एक और है इनका कसब, क्याप और कसब इनके कुमाऊनी उपन्यास है, कुमाऊनी भाषा के ये उपन्यास है। पूछा जा सकता है, बताइए क्याप और कसब किस भाषा के उपन्यास हैं? तो किस भाषा के? कुमाऊनी भाषा के ये उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए एंथूरियम जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए पर्यटन विभाग किसके द्वारा यह जो त्यौहार है या उत्सव है, इसको उत्सव भी कहा जाता है वहाँ पर, यह महोत्सव या उत्सव, तो पर्यटन विभाग, इसके अलावा बागवानी विभाग, पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से हर वर्ष एंथूरियम महोत्सव या एंथूरियम त्यौहार जो है इसका आयोजन किया जाता है। और यह त्यौहार मिजोरम के समृद्ध और लयबद्ध सांस्कृतिक नृत्यों और खेलों को प्रदर्शित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट त्यौहार यानी कि उत्सव है मिजोरम राज्य का। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो इसको कहा जाता है झूम कृषि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झूम से अक्सर आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, पूरा ही क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो झूम कृषि में पहले क्या किया जाता है? झूम कृषि में क्या होता है? थोड़ा सा मोटा मोटा आप आइडिया लगा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कुछ बातें। तो झूम कृषि में पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। जैसे कि कोई एरिया है, वहाँ पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं या वनस्पति हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उनको काट दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। और साफ की गई भूमि को, उसको पूरा साफ किया जाता है जला के, काट कर। तो जो साफ की गई भूमि है उसको उपकरणों या फिर हल की सहायता से उसको जोत दिया जाता है, यानी कि उसकी जुताई करके उसमें बीज बो दिया जाता है। तो ऐसा किया जाता है झूम खेती में। और 2-3 साल जब तक उसकी उर्वरा शक्ति रहती है उस खेती की, तब तक उस पर खेती किया जाता है। और फिर नेक्स्ट जगह पर वही खेती दोबारा ही की जाती है, यानी कि वही जो बड़े बड़े वनस्पतियां हैं उनको काटा जाता है, फिर आग वहाँ पे लगाई जाती है और फिर हल से जोत कर वहाँ पर बीज जो हैं वो बो दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये, यानी कि ये जो कृषि है वो स्थानांतरित तरीके की, यानी कि स्थान को बदल बदल के कृषि की जाती है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न जो कृषि है इसको क्या कहा जाता है? झूम कृषि। तो आपको ये ध्यान में रखना है इसमें क्या होता है। और भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा, किस जातियों द्वारा? आदिम जातियों के द्वारा यह कृषि की जाती है। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। और यह खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। पूछा जा सकता है कैसी जलवायु में या कैसे वनों में यह कृषि की जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में यह, या उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ पर होती है तो वहाँ पर यह कृषि की जाती है। तो मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न इसको क्या कहा जाता है? झूम कृषि। अगला देखिएगा, पाइका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पाइका जो विद्रोह है यह आपके किस राज्य से? ऑप्शन में नहीं है, देखिए ओडिशा, करेक्ट कर लीजिएगा, ओडिशा
राज्य से संबंधित है आपका पाइका विद्रोह। और देखिए यह विद्रोह कब हुआ था, वर्ष 1817 ईस्वी में पाइका विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण था इसका, सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो हो सके तो आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों द्वारा, किस जाति के लोगों द्वारा, पाइका जाति के लोगों द्वारा किया गया एक सशस्त्र, व्यापक आधार और संगठित विद्रोह था। देखिए पाइका की बात करें, पाइका कौन थे ये पाइका, तो पाइका जो है ये उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। ध्यान दीजिएगा, भूमिगत रक्षक सेना थी कहाँ पर, उड़ीसा राज्य की। और ये योद्धाओं के रूप में वहाँ के लोगों की सेवा भी करते थे। तो पाइका कौन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो पाइका विद्रोह हुआ था इसका कारण क्या था, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए पाइका विद्रोह के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। और वर्ष 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उड़ीसा के खुर्दा की विजय के बाद पाइकों की शक्तियाँ एवं प्रतिष्ठा जो है वो घटने लगी थी। जो पाइका लोग थे, पहले पूरा वहाँ का जो सेटलमेंट था वो पाइका लोग संभालते थे, तो धीरे धीरे इनकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा घटने लगी थी। और अंग्रेजों ने खुर्दा पर विजय प्राप्त करने के बाद पाइकों की वंशानुगत लगान युक्त भूमि हड़प ली थी। जो उनकी वंशानुगत भूमि थी वो किसके द्वारा हड़प ली गई थी, अंग्रेजों के द्वारा हड़प ली गई थी तथा उन्हें उनकी भूमि से विमुख कर दिया गया था। और इसके बाद कंपनी की सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा उनसे जबरन वसूली और उनका उत्पीड़न भी किया जाने लगा था। तो इन सभी के कारण, इनसे बचने के लिए पाइका जो लोग थे यहाँ पर, पाइका जो जाति थी, तो पाइका जाति के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया। कब हुआ था यह विद्रोह, 1817 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। और उड़ीसा राज्य से ये संबंधित विद्रोह है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के जो जिले हैं आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है, और इन जिलों का गठन कब किया गया। तो इस तरीके से आयोग द्वारा अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो कौन सा जिला है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। और उधम सिंह नगर के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना इसका क्षेत्रफल है, 2542 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस जिले की सीमाएं कितने जनपदों से मिलती है, 2 जनपदों से इसकी सीमाएं मिलती है। कौन कौन से ये जनपद है, एक तो है आपका नैनीताल, दूसरा है चंपावत। तो नैनीताल और चंपावत जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद की सीमा मिलती है। इसके गठन की बात करें कि उधम सिंह नगर का गठन कब किया गया, तो 30 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया। इसके लिंगानुपात की बात करें तो 920 यहाँ का लिंगानुपात है। साक्षरता दर कितनी है यहाँ पे, 73.10% उधम सिंह नगर की साक्षरता दर है। और देखिए साक्षरता दर में महिलाओं की बात करें तो 64.5% यहाँ पे महिला साक्षरता दर है, जबकि पुरुषों की बात करें तो 81% यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, आप सभी लोग शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।